गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और इसमें 3 पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, बैक्टीरिया देख लिया है और उसके बाद फंगस देख लिया है। और आज ये हम लोगों का चौथा पार्ट है और जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे कि वायरस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले इवानोवास्की का नाम आता है। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में खोज करी और जिसकी खोज की वो क्या था, वायरस था। जैसे हम लोग एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक का जैसे ही नाम सुनते हैं बैक्टीरिया याद आता है कि बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर किया था। वैसे ही इवानोवास्की का नाम सुनते ही हमें ये ध्यान आता है कि इवानोवास्की ने 1892 में वायरस की खोज की। उसके बाद मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। सेलुलर में एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है यानी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। लेकिन जो नॉन सेलुलर होते हैं उसमें एक ही लोग हैं और वो है वायरस। तो वायरस अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अति सूक्ष्म तो होंगे ही होंगे। अकोशिकीय हैं यानी कि नॉन सेलुलर हैं। नॉन सेलुलर में आपको एक ही नाम याद रखना है, वायरस। तो वो वायरस पढ़ रहे हैं हम लोग तो नॉन सेलुलर है ही है। परजीवी है। देखिए इनको जीवित रहने के लिए कोई ना कोई निवास स्थान चाहिए होता है। जैसे इस समय कोविड-19 वायरस किसी सरफेस पे आप रख दीजिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे जीवित रह सकता है। लेकिन अगर इतनी देर तक उसको कोई बॉडी नहीं मिली, कोई निवास नहीं मिला तो वो क्या होता है, मर जाता है। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी पाते ही वो एक्टिव हो जाता है ना, इसीलिए तो इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। तो यानी कि परजीवी है, दूसरों पर आश्रित है। परजीवी के अंदर रिप्रोडक्शन, परजीवी परपोषी के अंदर रिप्रोडक्शन, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए जब आपका ये कोविड-19 वायरस है या कोई भी वायरस है वो किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, सपोज़ करिए इस पेपर पे पड़ा हुआ है। इस पेपर पे अगर वो वायरस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए एक लिविंग प्लेस चाहिए, यानी कि सजीवों के अंदर इसको एक निवास स्थान चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा और कुछ घंटों के बाद डेथ हो जाएगी इसकी। लेकिन जब वो मनुष्य के अंदर आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, परपोषी एक मिल गया। तो उस परपोषी के अंदर वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और जिससे बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। जनन प्रायः मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है। आपने सुना होगा कोविड-19 की लहर आ रही है, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर, फोर्थ लहर। ये क्या है, मतलब फर्स्ट म्यूटेशन, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ म्यूटेशन। तो जब कभी भी कोई वायरल डिसीज़ आती है, वायरस की बीमारी आती है तो उसका जो वायरस होता है वो कई बार म्यूटेशन करता है। इसका मतलब क्या है, जनन प्रायः मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है। तो ये पॉइंट्स तो आजकल बहुत चर्चा में हैं और ये पॉइंट्स आपको पता भी होगा। तो ये ध्यान रखना है, नॉन सेलुलर है, परजीवी होता है और परपोषी यानी कि जिसके अंदर जाता है, जैसे किसी लिविंग पर्सन के अंदर गया तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है। ये मल्टीप्लिकेशन द्वारा यही मतलब है, फर्स्ट म्यूटेशन, सेकंड म्यूटेशन और अब सेकंड म्यूटेशन ख़त्म हुआ है तो अब थर्ड म्यूटेशन आने लगा है जो बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये वही क्या है, वायरस का म्यूटेशन है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। देखिए ये किसी निर्जीव पर पड़ा रहता है, किसी निर्जीव सरफेस पर पड़ा है तो वहाँ पर वह निर्जीव की भांति काम करता है। जैसे कि मतलब कि कोई डेड चीज़ हो या निर्जीव की जो क्वालिटी होती है वो दिखाने लगता है। लेकिन सजीव के अंदर आता है यानी किसी इंसान के अंदर आता है तो वो एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला गया है। एक बार पेपर में TMV का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो TMV क्या है, ये टोबैको मोज़ैक वायरस है। टोबैको मोज़ैक वायरस। और एक बार पेपर में पूछ लिया कि टोबैको मोज़ैक वायरस वो किस में आता है, पादप विषाणु में आता है, जंतु विषाणु में आता है। तो भाई टोबैको आपको कहाँ से प्राप्त होता है, ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो यानी कि ये पौधे से प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं। तो पौधे से प्राप्त होता है तो ये पादप विषाणु। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था लेकिन पेपर में आ गया तो हम हैफजेड हो गए और जिसकी वजह से हम क्या कहें, हो सकता हो नहीं सोच पाए कि ये पादप में आता है या जंतु में आता है। तो TMV टोबैको मोज़ैक वायरस हमें ध्यान रखना है और ये पादप विषाणु के अंतर्गत
आता है। अब देखिए पादप के विषाणु में और जंतु के विषाणु में क्या अंतर होता है, तो ये पादप के विषाणु जो होते हैं उसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, लेकिन अगर वो जंतु विषाणु है तो उसमें डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। यहाँ पे है कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है, यहाँ पे तो है कि आरएनए ही पाया जाएगा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हमने मार्क कर रखा है कि पादप के जीवाणु में सिर्फ आरएनए पाया जाएगा और जंतु के विषाणु में आरएनए और डीएनए, आरएनए या डीएनए पाया जाएगा। उसके बाद विरियॉन क्या होता है, जैसे जब हमने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो आपको विब्रियो पढ़ाया था। विब्रियो की क्या खासियत है कि कॉमा के आकार का बैक्टीरिया, तो कभी पूछ ले कॉमा के आकार का बैक्टीरिया तो आप विब्रियो बता देंगे। वैसे वायरस निष्क्रिय सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं जिन्हें विरियॉन बोलते हैं। मतलब ऐसे वायरस जो निष्क्रिय होते हैं वो विरियॉन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, विब्रियो याद रखिए बैक्टीरिया में, विरियॉन याद रखिए वायरस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, विब्रियो और विरियॉन। विरियॉन क्या है, ऐसे वायरस जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं वो विरियॉन कहलाते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है कि विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का मोटा रक्षात्मक खोल होता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। तो ये कैप्सिड क्या है, ये कैप्सिड क्या है, ये प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन का एक रक्षात्मक खोल होता है जो वायरस को सेफ रखता है, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, कैप्सिड। और ये कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जंतु विषाणु देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ये क्या है, एक जंतु विषाणु है। जैसे आपसे हम पूछे कोई पादप विषाणु बताइए तो आप अभी पढ़े हैं टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस, ये पादप विषाणु है। तो वैसे अगर जंतु विषाणु पूछ लें तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, एक जंतु विषाणु है। अब देखिए विषाणु के क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है तो इसका सजीव लक्षण कुछ होगा और निर्जीव लक्षण कुछ होगा, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए सजीव लक्षण की अगर हम बात करें, डीएनए या आरएनए इसमें पाया जाता है। हम लोगों ने जाना कि ये डीएनए या आरएनए में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है और डीएनए अथवा आरएनए में पाया जाता है। जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है। यानी कि किसी भी जीवित पर्सन है उसके शरीर में जाता है तो ये सक्रिय रहता है, और उससे पहले अगर किसी निर्जीव सरफेस पे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे निष्क्रिय रहता है। और जो निष्क्रिय वायरस होता है उसको विरियॉन बोलते हैं। तो जीवित कोशिका, जैसे ही इसको कोई जीवित कोशिका मिलती है उसमें ये सक्रिय हो जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका संश्लेषण करने लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके निर्जीव लक्षण की, तो कोसा रूप में नहीं होता है और क्रिस्टल्स के रूप में निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में भरकर काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है। यानी कि वायरस को क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जैसे निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनको बोतलों में भरकर काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके, वैसे ही वायरस को क्रिस्टल्स के रूप में परिवर्तित करके बोतलों में जैसे निर्जीव पदार्थों को रखा जाता है वैसे इनको भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो ये इसके दो निर्जीव लक्षण थे, कोसा रूप में नहीं होता है और क्रिस्टल्स के रूप में काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है। और सजीव लक्षण में ये था कि न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है और किसी जीवित कोशिका में पहुंचने पर सक्रिय हो जाता है और एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है। तो ये इतनी चीज़ें थी वायरस से रिलेटेड जो पेपर में आई हुई हैं और आगे इनसे दोबारा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआ के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया था जब हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 फाइलम में एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो पहला ही फाइलम क्या था, प्रोटोजोआ का, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जाम्पल्स में आपको अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, यूग्लिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो आइए जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में एक बार फिर से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक कोशिकीय होता है और यूकार्योटिक होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एनिमल फाइलम, वो जब प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हमने जान लिए थे, और वहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताया था उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए बहुत कम पॉइंट्स हैं। आइए एक बार देखते हैं कि उस जगह एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम जब हम पढ़ रहे थे तो प्रोटोजोआ फाइलम में क्या क्या पढ़ा था। देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआ के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं वहाँ पे दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक बार आपको ध्यान दिला देते हैं कि हमने बताया था ये यूनिसेलुलर होते हैं,
यूनिसेलुलर हैं तो टिश्यू का तो कोई चांस नहीं बनता है कि टिश्यू होता होगा, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। तो एक ही सेल्स हैं तो टिश्यू नहीं होगा। सूक्ष्मदर्शी तो है ही हैं। उसके बाद स्वतंत्र जीवी भी होती हैं, परपोषी भी होते हैं, मतलब अपने आप पे भी आश्रित रहते हैं, दूसरों पर भी आश्रित रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, समूह में भी रहते हैं, जल में रहते हैं, प्रजनन सेक्चुअल असेक्चुअल दोनों ही तरीके से करते हैं ना, ये सब बता चुके हैं। एग्जाम्पल्स में अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, यूग्लिना बताया था ना। अमीबा का साइज फिक्स नहीं होता है, स्यूडोपोड के द्वारा ये गति करते हैं। पैरामीशियम हरा होता है, सीलिया के द्वारा गति करता है। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। यूग्लिना के बारे में बताया था कि प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। क्यों है वो भी रीज़न बताया था कि ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन ग्रहण करता है, इसलिए प्लांट की कैटेगरी में आ गया, और रात में वो छोटे कीड़े मकोड़ों को मार के खाता है, इसलिए एनिमल की कैटेगरी में आ गया। और फ्लैजेलियम से वो मूवमेंट करता है, और इसके आगे एंटीना जैसा ये निकला होता है ना, जिसमें वो फंसा के कीड़ों को खा लेता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता चुका था आपको, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में दोबारा डिस्कस ना करके कुछ नए पॉइंट्स की बात करते हैं। यूकार्योटिक एक कोशिकीय होता है, ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कि श्वसन तंत्र का अभाव होता है। तो यानी कि श्वसन तंत्र का इनमें अभाव होता है, और ये ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है तो ये ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, आपको पता होगा, हम लोग श्वसन करते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन तंत्र का यहाँ पे अभाव होता है तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो ऑक्सीकरण द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पाचन के लिए इसमें फूड वैक्यूल होते हैं, और उत्सर्जन के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फूड वैक्यूल ये पाचन के लिए होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये संकुचन के लिए, मतलब उत्सर्जन के लिए होता है। तो ये कुछ नए पॉइंट्स, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स नए मिले कि श्वसन तंत्र का अभाव होता है तो ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, पाचन के लिए फूड वैक्यूल, और उत्सर्जन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में देख लिया। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 5, जिसमें हम लोग एल्गी और लाइकेन के बारे में जानेंगे, और फिर क्वेश्चंस करेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।